हेलो 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 सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग है। सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आइए सर, आज हम लोग शुरू करते हैं कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए, दैट इज कंप्यूटर से। आज कंप्यूटर का तीसरा एपिसोड है। क्या हुआ? हेलो 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 आवाज जा रही है सर? अगर आवाज जा रही है तो जल्दी से सर एक टाइप कर दीजिए। अगर आवाज आपको हमारी जा रही है तो जल्दी से एक टाइप कर दीजिए, तब हम लोग सर प्रश्नों की दुनिया में चलेंगे और जम के आज सर प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं हम लोग। 20 टकाटक प्रश्नों को, 20 एकदम लल्लन टॉप प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप सर एक टाइप करें जल्दी से, अगर आपको साउंड पूरी क्लियरली जा रही है तो चलेंगे हम लोग सर पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? सर देखिए, पीढ़ी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि कौन किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा। माइक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन कहता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो सर देखिए, टोटल जो पीढ़ी है, जनरेशन है, कंप्यूटर का अलग अलग जनरेशन है। जैसे हम लोग कहते हैं मोबाइल में का भी अलग अलग जनरेशन है सिम कार्ड का। पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G आने वाला है हमारे भारत में। तो G4 होता है जनरेशन। देखो, जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसका पीरियड था 1946 से 1959। वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत बड़े होते थे, बल्क होते थे। उससे छोटा किया गया सेकेंड जनरेशन में, E65 तक चला, उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। फिर थर्ड जनरेशन आया, इसमें सर इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम आईसी कहते हैं, आईसी का प्रयोग किया गया। उसके बाद फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया। फोर्थ जनरेशन में सर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। और फिफ्थ जनरेशन में आपका आ गया सर एआई और यूएलएसआई। अब एआई क्या कहिएगा, अब जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। वैसे हम लोग अभी तक फोर्थ जनरेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन सर बहुत ऊंची तकनीक जैसे डीआरडीओ वगैरह में जो यूज हो रहा है सर, वो हमारा फिफ्थ जनरेशन यूज हो रहा है। 1980 से अभी तक चल रहा है। एएल और यूएलएसआई यूज करते हैं वो लोग। अब उसमें सर माइक्रो प्रोसेसर भी यूज नहीं होता है, एएल और यूएलएसआई होता है। एएल क्या है सर? अर्थमेटिक इंटीग्रेशन इंटेलिजेंस। और यूएलएसआई है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कौन किस पीरियड से किस पीरियड तक चला। ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछने जा रहा है कि किसका पीरियड क्या था। ये पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई काम का नहीं है। लेकिन आपको ये पूछेगा कि पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, फिर माइक्रो प्रोसेसर, फिर एएल यूएलएसआई। वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद आया ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद आया आईसी, आईसी के बाद आया माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के बाद आया एएल यूएसआई। देखो, आपको पूछेगा सबसे पहले क्या था, तो कहेंगे सबसे पहले था वैक्यूम ट्यूब। इस ऑर्डर को जरूर याद रखिए सर, ना मामला गड़बड़ा जाएगा, पूछता है खूब। पहले था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के बाद क्या आया? एकदम सिंपल है। वैक्यूम ट्यूब के बाद क्या आया? वैक्यूम ट्यूब के बाद हम लोगों का आ गया सर ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर के बाद आया आईसी, ट्रांजिस्टर के बाद आया आईसी, आईसी के बाद आया माइक्रो प्रोसेसर, इसके बाद आया ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद आ गया आईसी, आईसी के बाद आया माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, और इस माइक्रो प्रोसेसर के बाद आ गया एआई यूएलएसआई। अब देखिए, इसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम ट्यूब को फर्स्ट जनरेशन, 1G आप कह सकते हैं। ये जब सेकेंड जनरेशन हो गया, 2G आप कह सकते हैं, ये थर्ड जनरेशन हो गया।
और ये 4th जनरेशन हो गया, और ये आपका 5th जनरेशन हो गया, 5th जनरेशन हो गया। तो ये 5 जनरेशन हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। आप याद रखिए VTIM, 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 हम इसको ऐसे याद रखते हैं VTIM, ये 4 जनरेशन आपको याद रहेंगे। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर आईसी माइक्रोप्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर आईसी माइक्रोप्रोसेसर, VTIM कहते हैं इसको। क्या हुआ? क्या कहते हैं इसको? VTIM। इसका ऑर्डर पे और भी सवाल आपको आगे मिलेंगे। कहते हैं वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले यूज किया गया, उसके बाद ट्रांजिस्टर, उसके बाद आईसी, उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर। मेनली ये 4 जनरेशन पूछता है, तो आप याद रखिए VTIM, 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 वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर आईसी माइक्रोप्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर आईसी माइक्रोप्रोसेसर, VTIM, 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 VTIM। अब हमको ये बताइए सर, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रोप्रोसेसर। अब जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए, माइक्रोप्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो हम खट से लिखेंगे VTIM। VTIM में माइक्रोप्रोसेसर 4थे जनरेशन में आता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा D फॉर डॉग, VTIM, VTIM। सारे लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे VTIM, सारे लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे सर VTIM, सारे लोग जल्दी जल्दी टाइप कर दिए VTIM, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर आईसी माइक्रोप्रोसेसर। सबसे बड़ा था वैक्यूम ट्यूब, कहेगा इसका प्रयोग अब क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये सबसे बड़ा है। एक क्वेश्चन और जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में पूछा जा रहा है कि इंटेलिजेंस के लिए या लैब में या नासा जैसे संस्थानों में या DRDO जैसे संस्थानों में किसका उपयोग किया जाता है? तो वहां कहेंगे सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सुपर नाम है सर, सुपर कंप्यूटर। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे VTIM, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर आईसी माइक्रोप्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर आईसी माइक्रोप्रोसेसर, VTIM, VTIM। V हो गया 1st जनरेशन, T हो गया 2nd जनरेशन, और I हो गया 3rd जनरेशन, और M हो गया 4th जनरेशन, VTIM। अब आते हैं सर चुंबकीय डिस्क। एक होता है मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ध्यान दीजिएगा सर, ये एक होता है ऑप्टिकल डिस्क, ये जो आप सर CD में यूज करते हो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क, और ये जो हम लोग सर ये हम लोग पहले यूज करते थे इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डिस्क। अब एक बात बताइए सर, मैग्नेटिक जब ये हो गया, जब ये मैग्नेटिक की बात करेंगे तो मैग्नेट और आयरन का बहुत गहरा संबंध है। जहां भी सर मैग्नेट और आयरन आ जाए मतलब समझ लो बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध है मैग्नेट और आयरन का। जैसे आपको कहता है लोह चुंबकीय पदार्थ सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण होता है। अगर आप लोह चुंबकीय पदार्थ की बात करोगे सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण कहां होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ में होता है। इसलिए जब भी आपको मैग्नेटिक टेप पहले हम लोग बजाते थे, अब तो नहीं बजता है, मैग्नेटिक टेप पहले हम लोग अभी जो हम लोग सर CD में यूज करते हैं वो CD डिस्क जो है वो ऑप्टिकल कैसेट है, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। पहले हम लोग मैग्नेटिक डिस्क बजाते थे तो वो मैग्नेटिक डिस्क जो होता था, जैसे ये मैग्नेट की बात करेगा, खट से हम लोग आयरन की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे? आयरन की बात कर लेंगे। तो अब जल्दी जल्दी आंसर आप लोग टाइप कर दीजिए सर, आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डिस्क बोले तो आयरन। लव यू, ढेर सारा लव यू है, ढेर सारा हर्ट है मेरे तरफ से भी सर। आप लोगों को कितना सारा हर्ट भेजते हैं, एकदम कमेंट बॉक्स लाल लाल दिखता है। तो आइए सर, हम लोग मैग्नेटिक डिस्क जब ये कहेगा आयरन मार देंगे, और ऑप्टिकल डिस्क जब ये कहेगा सर वो कांच का होता है, क्रुक्स ग्लास का बना होता है। ऑप्टिकल डिस्क जब ये कहेगा वो क्रुक्स ग्लास का बना होता है। अब जल्दी जल्दी सर बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बोर्ड ऑन हो जाएगा तो फिर हम लोग सर आगे बढ़ेंगे। ऑप्टिकल डिस्क। और सब बढ़िया है? चला सब बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं ना? खाली ये सोचते रहता है भर दिन कि आज ग्रुप डी का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना है। चला अब एकदम समझ लो जैसे सारी चीजें अनलॉक होंगी, तुम देखो पहले से अब चीजें बेहतर हो रही है, पहले से चीजें और अच्छी हो रही है। जो तुमको पहले दिख रहा था कोविड का इतना ज्यादा प्रकोप, वो इतना ज्यादा शांत हो गया है। तो कहीं ना कहीं सर एग्जाम होगा, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बता दीजिए सर आंसर इसका क्या हो जाएगा? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी हुई होती है? जब ये मैग्नेटिक डिस्क कहेगा, इस पर जो परत होता है वो आयरन का होता है, आयरन का होता है, आयरन ऑक्साइड का होता है।
तो अब आंसर बता दीजिए सर क्या हो जाएगा। ऐसे भी मैग्नेट जो होता है लोहे के ऑक्साइड मैग्नेटाइट का बना होता है, जिसका फॉर्मूला Fe3O4 होता है। और ये हो गया तुम्हारा ऑप्टिकल डिस्क। ये क्रूक्स ग्लास का बना होता है, ये क्रूक्स ग्लास का बना होता है। और ये जो होता है, ये मैग्नेटिक टेप जो हम लोग यूज करते थे पहले, ये आयरन ऑक्साइड का बना होता है। आयरन ऑक्साइड में भी कौन सा, Fe3O4 का बना होता है। किसका बना होता है, Fe3O4 का। आप कहिएगा सर कंप्यूटर में भी आप घुसा दिए सर साइंस। देखिए चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, बता, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। और आयरन ऑक्साइड में भी कौन सा, तो कहेंगे Fe3O4, जिसको हम मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। सोडियम पेरोक्साइड का कोई यूज नहीं है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का भी नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी का यूज नहीं है। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है MgOH2, इसको हम एंटा एसिड कहते हैं। ये पूछता है सर क्वेश्चन, जितना भी आप एसी लॉक वगैरह खाते हैं, एंटा एसिड बोले तो प्रति अम्ल, जितना भी आप सर वो एंटा एसिड यानी जितना एसी लॉक खाते हैं, इनोऑन, एसिडिटी गॉन, इस सब में क्या रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसको हम एंटा एसिड कहते हैं, जो एसिड का एंटा हो। मतलब सर ये एक्चुअल में क्षार होता है। जैसे नमकीनपन को कम करना है तो चीनी मिलाते हैं, वैसे एसिडिटी को कम करना है तो क्षार मिलाते हैं। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, इसका आंसर जल्दी जल्दी बता दीजिए सर क्या हो जाएगा। और आप लोग जो मारिएगा वो मामला गड़बड़ होगा। जल्दी जल्दी सर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आंसर क्या होगा। वॉन न्यूमैन है, चार्ल्स बेबेज है, हरमन होलोरिथ है, ब्लेज पास्कल है। बताइए सर जल्दी दे, इतना सारा हर्ट मत भेजा करो यार, दिल तो ऑलरेडी हमारा सर आपके पास है। एकदम सर आप हमारा कोर्स नहीं खरीदिए, हमको नहीं बेचना है, लेकिन सर ऐसे ही दिल आप हमारे पास छोड़ के रहिए, न तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तुम लोग सर मुंह मोड़ लेगा तो मेरा तो कैंसर से मर जाएंगे। इसलिए एकदम हमारा एक भी हमारा कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप लेकिन पढ़िए मन लगा के। बताइए सर क्या हो जाएगा आंसर। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, आंसर मारिए जल्दी जल्दी। आंसर चार्ल्स बेबेज आएगा, हम जानते हैं, लेकिन यह गलत है। कंप्यूटर का पितामह कहेगा ना, कंप्यूटर का पितामह कहेगा, सॉरी इसका आंसर ये नहीं होगा। देखो हम भी मार दिए, ई कंप्यूटर का पितामह मतलब जिसने सर जन्म दिया, जन्मदाता, 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 पितामह या जन्मदाता, जन्मदाता अगर कहेगा तब चार्ल्स बेबेज। लेकिन सबसे अधिक विकसित किया, सर्वाधिक योगदान विकास में, सर्वाधिक विकास जो है वो किया था वॉन न्यूमैन ने। यहां पर आप धोखा खा जाइएगा, इसीलिए हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। चार्ल्स बेबेज को पितामह या जन्मदाता कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को सर पितामह या जन्मदाता कहते हैं। और सर्वाधिक विकास की अगर बात करेगा तो वो वॉन न्यूमैन ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकार का एक प्रकार का माउस है, देखो एक ऑप्टिकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल जनरल, ऑटोमेटिक, फुल डुप्लेक्स। ये फुल डुप्लेक्स क्या होता है, डुप्लेक्स होता है 2 मंजिला जो होता है चला, उसमें छत नहीं हो तो उसको डुप्लेक्स कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। ऑटोमेटिक भी माउस होता नहीं है। तो अब एक हो गया मैकेनिकल जनरल, एक हो गया ऑप्टिकल मैकेनिकल। तो इसको एक बार देख लो, देखो ये जो माउस तुम देख रहे हो ये ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल माउस में यहां लाइट जलते रहता है, यहां जो है ना ये ऑप्टिकल माउस में लाइट जलते रहता है। मैकेनिकल माउस जो होता है उसमें लाइट यहां नहीं जलता है। देखो ये ऑप्टिकल माउस है, यहां लाइट जलते रहता है, मैकेनिकल माउस में यहां लाइट नहीं जलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माउस की, तो आप जितना भी माउस देखते होंगे जिसमें लाइट जलता है वो ऑप्टिकल होता है, और जिसमें लाइट नहीं जलता है वो मैकेनिकल होता है। तो दो प्रकार का माउस होवे करता है, या तो ऑप्टिकल या तो मैकेनिकल। अब जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए सर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का माउस है, द राइट आंसर इज ऑप्टिकल और मैकेनिकल। अगले में चलते हैं, जिसमें लाइट जलेगा वो ऑप्टिकल, जिसमें ऑप्टिक्स का ऐसे भी मतलब होता है लाइट। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, देखिए नया नया चीज आप सीखिएगा सर, धीरे धीरे कॉमन सेंस जनरेट होगा। ऑप्टिक्स का मतलब ये होता है लाइट। कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो को कितने बटन होते हैं सर, देखिए
कंप्यूटर का अगर आप कीबोर्ड देखे होंगे तो हम कल आपको बताए थे, याद कीजिए कि फंक्शन की में 12 फंक्शन की होते हैं, F1 से लेकर F12 तक, F1 to 12 होते हैं फंक्शन की। एरो की 4 होते हैं, एक अप एरो, एक डाउन एरो, एक लेफ्ट, एक राइट। यही है, इसी को हम डायरेक्शन की या एरो की कहते हैं, एरो की या डायरेक्शन की कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। अब बता दीजिए सर जल्दी से क्या हो जाएगा। कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो की बोलिए या इसी को हम डायरेक्शन की भी कहते हैं। तो ये डायरेक्शन की बोलिए तो इसकी संख्या कितनी है, तो 4 है। अप डाउन लेफ्ट राइट ये 4 है, तो आंसर हो जाएगा कितना, 4। अगला फंक्शन की पूछेगा तो कहेंगे 12, कहेगा एरो की कितना है या डायरेक्शन की कितना है तो कहेंगे 4। नेविगेशन की कहेगा तो 1 2 3 4 5 6। नेविगेशन एंड एडिटिंग की कहेगा तो 6। उसके बाद चलते हैं, कंप्यूटर के माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहा जाता है। देखिए आप कभी अगर माउस रखा हुआ देखे होंगे सर, तो ये जो स्लेट के आकार की जो ये देखे होंगे जिस पर माउस हम लोग रखकर चलाते हैं, इसको हम लोग माउस पैड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, माउस पैड कहते हैं। कोई भी चीज अगर सर नीचे की तरफ लगाई जाती है तो उसको हम पैडिंग कहते हैं, पैडिंग करना कहते हैं। इसको हम सर माउस पैड कहते हैं, जिस पर माउस को रख के चलाया जाता है। तो आप जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर, व्हाट इज द आंसर। सर एकदम पढ़ने में तन मन धन झोंक देना है, क्योंकि ये अंतिम मौका है आपके लाइफ का, फिर आपको ऐसा मौका कभी नहीं मिलने जा रहा है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि ना शायद एज बचेगा अगले वैकेंसी के लिए, और ना ही आप में हिम्मत बचेगी, और ना ही आपके मम्मी पापा के पास उतना धन होगा कि आपको वो पढ़ा पाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे मिडिल और लोअर क्लास फैमिली से हैं। इसलिए प्यारे बच्चों आपको हर हाल में पढ़ना होगा, दूसरा कोई उपाय आपके पास नहीं है। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है। माउस चालक कहा जाता है, माउस कवर कहा जाता है, माउस रक्तक कहा जाता है कि माउस पैड कहा जाता है। आंसर होगा माउस पैड। अगले में चलते हैं, अगले यही आपका माउस पैड। अगला अगला अगला, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है, बता चला। एगो है स्कैनर, एगो है कीबोर्ड, एगो है आइकल, एगो है ट्रैक बॉल। आइकल कुछ नहीं होता, आई बॉल होता है, आइकल नहीं होता है। स्कैनर जो स्कैन करता है, तो ये माउस की तरह कभी काम करेगा। कीबोर्ड ये कभी माउस की तरह काम करेगा, या ट्रैक बॉल माउस की तरह काम करेगा। तो कीबोर्ड तो आप देखिए कि यहाँ ट्रैक बॉल ये होता है। देखिए यहां पर ये अगर आप देखिए ये बंदा चला रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रैक बॉल है। ये वाला जो पोर्शन ये चला रहा है इसको हम लोग ट्रैक बॉल कहते हैं, और ये वाला पोर्शन से ही ये ऑपरेट करता है, और ये माउस को भी ये ऑपरेट कर रहा है और ये ट्रैक बॉल को भी ऑपरेट कर रहा है। इस सर 3D में घुमाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो आप गौर से देखिए यहां पर इसको ये घुमा रहा है, इसी को हम ट्रैक बॉल कहते हैं। तो ये एक प्रकार का माउस भी है। तो आप सर बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या होगा। अगर एक बार भी आपने देख कर रखा हुआ है पहले से, तो आंसर आपको पता हो जाएगा। निम्न में से कौन माउस की तरह कार्य करता है, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, ट्रैक बॉल। सर सारे बच्चे एकदम जो है जो अपने जोश और जुनून के साथ हमेशा प्रिपेयर हैं कि एग्जाम चाहे जब हो, लेकिन हर हाल में हम अपनी विजय को लेकर रहेंगे। वो जल्दी से सर एक बार 0 टाइप करके पूरे के पूरे जोश को अपने कमेंट बॉक्स में दिखा दीजिए, जो इस हालात में है कि हमको हर हाल में जॉब लेना है। तो मेरे दोस्त जल्दी से एक बार 0 टाइप कर दो, ताकि कमेंट बॉक्स में जोश आपका दिखना चाहिए। यही आपका ट्रैक बॉल है। आ जाइए नेक्स्ट पर। माउस का कौन सा बटन सामान्य ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। एगो है बीच वाला, एगो है दायां, एगो है व्हील, एगो है बायां। अब जल्दी से बता दीजिए 8 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए अगर आप माउस कभी यूज किए होंगे तो ये बायां और दायां आप जानते होंगे। ये है लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन बोले तो बायां की दायां, बायां। लेफ्ट माउस बटन बोले तो ये हो गया बायां। राइट माउस बटन जो इस साइड हम लोग क्लिक करते हैं तो ये हो गया दायां। और ये जो बीच वाला होता है ये हो गया स्क्रॉल व्हील, इसको हम स्क्रॉल व्हील के नाम से जानते हैं। और एक यहां पर साइड बटन किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। तो देखिए ये जो यहां दबा रहा है ये हो गया, ये ऐसे दबा रहा है, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। तो इधर वाला ये हो गया लेफ्ट, और इधर वाला हो गया राइट। इधर वाला हो गया राइट, इधर वाला हो गया सर राइट, राइट, लेफ्ट राइट, और बीच में होता है इसका स्क्रॉल बटन, जो कि इसमें नहीं है।
स्क्रॉल बटन होता है। तो अब हमको ये बताइए, जब भी आप ओके करते हैं तो कौन सा बटन दबाते हैं? बताइए, बायां कि दायां? कौन सा? ई हो गया बायां, ई हो गया दायां। अब जल्दी से बता दीजिए सर, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा? आंसर जल्दी से बता दीजिए सर, क्या हो जाएगा? जब भी हम माउस का ये बटन दबाते हैं तो हम लोग सर बायां दबाते हैं कि दायां दबाते हैं? जब भी दबाते हैं सर, आप देखिएगा बाएं साइड, इस साइड देखिए, ये भी दबा रहा है, ये एकदम बाएं साइड, इस उंगली से ओके बटन को, यही ओके बटन है आपका। और ये जो साइड है, जो राइट क्लिक आप करते हैं, तो ये आपका सर नेक्स्ट ऑप्शन, मोर देन वन ऑप्शन को दिखा देता है राइट क्लिक करने के बाद। तो आप जल्दी से बता दीजिए ओके बटन कौन सा होगा, बायां कि दायां? बताइए सर क्या होगा? माउस का कौन सा बटन सामान्य ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा बायां। बायां बटन जो है वो ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कभी आप ये फील नहीं करते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाए ना, तो आंख बंद करके ऐसे ऐसे कीजिएगा, देखिए सबसे ज्यादा हमारा यही उंगली चलता है, ये उंगली कम चलता है, तो ये उंगली सबसे ज्यादा चलता है, ये इधर हो गया, इधर हो गया मतलब बायां हो गया। इस हिसाब से आपको आंसर मारना पड़ेगा। कहते हैं किस प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, लाइव वेब प्रसारण के लिए होता है? देखिए, ये जो सस्ता ये कैमरा होता है सर, इस कैमरे को कहते हैं वेब कैम। इसमें जो सामने दिखेगा वही यहां दिखेगा। इसको हम वेब कैम की सहायता से सर हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। वेब कैम का एक मतलब सर फ्रंट कैमरा के जैसा इसको यूज करते हैं, फ्रंट कैमरा के जैसा ये यूज किया जाता है, और इसी से हम लोग सर देख पाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग कर पाते हैं। तो अब लाइव चैटिंग कर पाते हैं, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाते हैं। तो आंसर बता दीजिए सर जल्दी से, क्या हो जाएगा? किस प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, लाइव वेब प्रसारण के लिए होता है? एगो दिया वेब कैम, एगो दिया वेब पिक्स, एगो दिया ब्राउजर पिक्स, एगो दिया ब्राउजर कैम्प्स। बता दीजिए सर क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा सर वेब कैम। आंसर हो जाएगा वेब कैम। ए फॉर एप्पल। वेरी गुड। सब एकदम चला, एकदम ध्यान से सिर्फ पढ़ना है, कोई बकवासगिरी नहीं करना है, ना तो मामला गड़बड़ा जातो। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? डिलीट करना है तो डिलीट कुंजी का प्रयोग करेंगे। बैक स्पेस का प्रयोग क्या चीज के लिए करते हैं? बैक स्पेस का प्रयोग सर हम लोग करते हैं, बैक स्पेस अगर कभी आप यूज किए होंगे सर, कीबोर्ड में जो बैक स्पेस होता है, बैक स्पेस किस चीज के लिए होता है? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बैक स्पेस भी डिलीट करेगा, लेकिन कैसे? कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर, ये कर्सर है, मान लो यहां ए बी सी डी लिखल है, और कर्सर है मान लो तुम्हारा यहां, ये मान लो हमारा कर्सर है, ये कर्सर है, ध्यान से समझना। कहता है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब हो गया इस साइड, ठीक है? बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो सर कर्सर के बाईं ओर अगर हमको कैरेक्टर को डिलीट करना है तो किस का प्रयोग करेंगे? देखिए तो बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे कि अभी हम इसको आंसर ई होगा कि क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर कभी डिलीट किया हो, ऐसे से क्लिक करते जाते हैं हम लोग सर, डिलीट होते जाता है, बताइए कैसे डिलीट करेंगे? क्लिक करते जाते हैं और डिलीट होते जाता है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? आंसर जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? देखिए, सेलेक्ट फाइल को डिलीट करना है तब डिलीट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर एक एक कैरेक्टर को डिलीट करना है तब हम लोग बैक स्पेस का यूज करते हैं। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर, ये मौजूदा स्थिति है, इसके बाईं ओर कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो हम लोग सर इसका आंसर हो जाएगा बैक स्पेस। और अगर सेलेक्ट करके डिलीट करना है, सेलेक्ट करके डिलीट करना है, तब हो जाएगा डिलीट ऑप्शन। सेलेक्ट करके डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करके डिलीट करने के लिए हम लोग डिलीट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं।
तो देखिए जब ये आप ये कर्सर है इसकी बाईं ओर जब ये आप जाइएगा तो इसके बाईं ओर जाने के लिए हम लोग बैक स्पेस से डिलीट करते हैं, आप करके देख लीजिएगा। और अगर पूरे के पूरे आइटम को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद जब उसको डिलीट करते हैं तो वो डिलीट ऑप्शन से होता है, एक के बार में सब डिलीट हो जाएगा। और नहीं तो सर डिलीट आप क्लिक करते रहिएगा, कुछ नहीं होगा बिना सेलेक्ट किए, तो कंट्रोल होगा नहीं, इंसर्ट होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा बैक स्पेस। इसका आंसर ठीक कर लेना। द नेक्स्ट वन, आप पूरे सेलेक्ट करके डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन। कहता है बैकअप क्या होता है, नाम है सर बैकअप। बैकअप मतलब जैसे हम लोग यूपीएस कल पढ़े थे, यूपीएस क्या है, एक बैकअप डिवाइस। यूपीएस क्या है, एक बैकअप डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग बैकअप करते हैं, एनर्जी का बैकअप है वो। यूपीएस एनर्जी का एक बैकअप है। वैसे ही कहता है बैकअप क्या होता है, व्हाट इज द बैकअप। अब बैकअप बहुत सारा टाइप का होता है, देखो एनर्जी का भी बैकअप होता है जो यूपीएस करता है, डेटा का भी बैकअप होता है। मान लो कोई सिनेमा है या बहुत सारा डेटा है, कंप्यूटर फॉर्मेट कर रहे हैं और हमको डेटा का बैकअप चाहिए तो उसको अलग ड्राइव में सेव कर देते हैं, तो वो हो गया डेटा का बैकअप। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। कहता है बैकअप क्या होता है, अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट से जोड़ना, नाम है बैकअप मतलब सर सुरक्षित रखना, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना बैकअप कहलाता है। टेप पर डेटा को एक्सेस करना, नए डेटा से पुराना डेटा को फिल्टर करना। बता जल्दी से क्या हो जाएगा। देखो अगर ये तुम्हारे पास बहुत सारे ड्राइव्स हैं, मान लो ये सी ड्राइव्स हैं, मान लो ये डी ड्राइव्स हैं, तो अगर तुम सी ड्राइव को फॉर्मेट मारते हो, जो डेटा तुम बचाना चाहते हो उसको डी ड्राइव में हम लोग सेव कर लेते हैं। देखो अगर तुम सी ड्राइव को फॉर्मेट मारते हो भाई मेरे, तो जो डेटा तुमको बचाना है उसको डी ड्राइव में हम लोग सेव कर लेते हैं। और जब डी ड्राइव में हम उसको सेव कर लेते हैं तब इसको फॉर्मेट मारते हैं, तो वो जो डेटा हम लोग डी ड्राइव में सेव रखते हैं वो हमारा सेव ही रहता है और ये इसका सारा डेटा खत्म हो जाता है। तो डेटा को एक अलग फोल्डर बना के अलग ड्राइव में रख लीजिए तो वो डेटा हमारा बैकअप रहता है। इसका मतलब इससे अगर डिलीट भी हो जाएगा तो वहां अवेलेबल रहेगा। इसीलिए देखना शादी ब्याह का जो वो होता है कैसेट लोग बना के लाता है तो पेन ड्राइव में एक बैकअप रख लेता है कि कहीं कंप्यूटर से डिलीट हो गया तो पेन ड्राइव से स्टोर कर लेंगे। तो आप बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर, व्हाट इज द आंसर, जल्दी जल्दी बता दीजिए सर। ए की बी की सी की डी, वेरी गुड बी हो जाएगा। अब कल हम लोगों ने पढ़ा था यूपीएस क्या है, एक प्रकार का एनर्जी बैकअप है। एक होता है डेटा बैकअप, जब डेटा को किसी दूसरे ड्राइव में रख लेते हैं डेटा बैकअप हो गया। एनर्जी स्टोर करके किसी दूसरे सिस्टम यूपीएस में रख लेते हैं एनर्जी बैकअप हो गया। अगला में चलते हैं, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखता है उसे हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज, वोलाटाइल स्टोरेज। देखो स्टोरेज की अगर हम बात करें, कंप्यूटर की मेमोरी की अगर हम बात करें तो ध्यान देना एकदम आराम से, रफली भी देख लोगे तो काम हो जाएगा। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। ध्यान दीजिएगा सर, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी में एक होता है वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी वह होता है जो उड़नछू हो जाता है। वोलाटाइल मतलब हो गया उड़नशील। उड़नशील का मतलब हुआ जो लाइट कटने के बाद फिर से नहीं आएगा। जैसे तुम कोई सिनेमा देख रहा है कंप्यूटर पे और कंप्यूटर का लाइट ऑफ हो गया तो वो सिनेमा फिर तुमको वहां नहीं दिखेगा, फिर वो जहां स्टोर रहता है वहां दिखेगा। तो जहां स्टोर रहता है वहां लाइट कटे ना कटे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां स्टोरे रहता है। इसका मतलब वो नॉन वोलाटाइल, वो उड़नशील नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये मोबाइल है, हम इस मोबाइल में गाना चला रहे हैं, मान लो कि हम इसमें गाना चला रहे हैं कि फलनवा के बेटा सपनवा में आता है, मान लो ये गाना हम चला रहे हैं और इसको देख रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हम इसको देख रहे हैं और बैटरी डिस्चार्ज हो गया। जो सामने से था वो हट जाएगा, जो सामने में था वो हट जाएगा। इसका मतलब जो सामने में था वो वोलाटाइल में था, उड़नशील में था, और जहां स्टोर है वहां रहबे करेगा। इसका मतलब वो नॉन वोलाटाइल में ऑलरेडी स्टोर है, वहां से उड़ेगा नहीं। नॉन वोलाटाइल मतलब वो उड़नछू नहीं है। तो जहां लाइट कटने के बाद भी स्टोरे रहे तो वो नॉन वोलाटाइल, और जहां लाइट कटने के बाद स्टोर नहीं रहे उड़नछू हो जाए तो वो उड़नशील हो जाएगा। इसमें सर होता है रैम, एस रैम, डी रैम, जितना भी रैम है वो वोलाटाइल है
और जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल। इसीलिए तुम देखना, हम लोग जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं 5 GB के रैम है, 3 GB के रैम है, 4 GB के रैम है। जितना बेसी रैम रहेगा उतना ज्यादा स्पीड रहेगा। तो रैम में हम सर करंट जो हम लोग देखते हैं या करंटली कोई काम करते हैं तो वो रैम में करते हैं। और जो हम लोग कहते हैं कि इंटरनल कितना का है, तो इंटरनल हो गया तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी, मतलब वो तुम्हारा नॉन वोलाटाइल हो गया जिसमें डेटा स्टोरेज रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो रैम लेते हैं वो तत्काल जो भी हम लोग काम करते हैं वो रैम में करते हैं, वो उड़नशील होता है, लाइट कटने के बाद इसमें सर डेटा नहीं रहता है। और नॉन वोलाटाइल रोम होता है, इसमें लाइट कटने के बाद डेटा रहता है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी है, सारा मैग्नेटिक स्टोरेज जिसमें सर परमानेंटली स्टोर रहता है, वो सेकेंडरी मेमोरी हो गया। अब बता दीजिए सर जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखता है उसे क्या कहते हैं? रखता है, उड़नछू नहीं होता, वोलाटाइल नहीं है, रखता है। बताइए अब आंसर क्या होगा? ए की बी की सी की डी? व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी की डी? जल्दी जल्दी बता दीजिए सर क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा सर नॉन वोलाटाइल की वोलाटाइल? आंसर हो जाएगा डेटा रखता है, तो रखता है इसका मतलब नॉन वोलाटाइल स्टोरेज हो जाएगा। सीक्वेंशियल कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट स्टोरेज भी कुछ नहीं होता। वोलाटाइल हो गया तुम्हारा जो नहीं रखता है, नहीं रखता। बिजली खत्म, बिजली गुल हो गया, मतलब ये नहीं रखता है। अगला, अगले में चलते हैं। वेब पेज का एक वर्ड, इस सब तौर ओरिजिनल क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखना। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? देखो, कभी आप वेब पेज पर अगर क्लिक किए होंगे तो आप एक चीज गौर किए होंगे सर, यहां पर आपको कोई पेज आप खोल लीजिए। अब पेज खोलने के बाद आप देखिएगा ऐसा ब्लू कलर का मार्किंग आता है। ये ब्लू कलर का जब आता है तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, www.apple.com में ये ब्लू कलर का होता है, जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपको वो ये वेबसाइट खुल जाएगा। कहीं पर मान लो विकिपीडिया कभी तुम खोलते हो, उसमें लिखल रहता है, मान लो कि पटना। अब पटना ब्लू है, तो ब्लू है तो उस पर जैसे क्लिक करोगे पटना शहर की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जो ब्लू नहीं है उस पर तुम क्लिक करके देखना, लेवे नहीं करेगा। तो ये जो ब्लू किया हुआ है इसी को हम हाइपर लिंक के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? यही जो ब्लू किया हुआ रहता है सर, देखो ये ब्लू नहीं है, इस पर क्लिक करोगे क्लिक नहीं होगा, लेकिन इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं हाइपर लिंक। और एक होता है यूआरएल, ये जो हम लोग टाइप करते हैं http.www.google.com, इसको हम लोग कहते हैं सर यूआरएल। जैसे अब यूआरएल में तुम देखते हो ना http://www.computerhope.com, ये जो हम लोग टाइप करते हैं सर ये हमारा हो गया यूआरएल। और ये जहां पर हम लोग क्लिक करते हैं और फिर उस वेबसाइट को खोल लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं लिंक नहीं, उसको हम लोग कहते हैं हाइपर लिंक। क्या कहते हैं उसको? हाइपर लिंक। जैसे आप विकिपीडिया खोलिएगा और कोई शहर पटना, सहरसा या आंध्र प्रदेश लिखा हुआ उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको आंध्र प्रदेश की जानकारी मिल जाती है, तो वो हाइपर लिंक है। क्या है वो? हाइपर लिंक है। और यहां जो हम लोग सर ये जो www.google.com या कुछ भी www.फलना.com लिखते हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, दैट इज यूआरएल है। अब बता दीजिए सर आंसर क्या होगा? एंकर कुछ होवे नहीं करता है, रेफरेंस कुछ होवे नहीं करता है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं या यूआरएल कहते हैं। बताइए सर आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? हाइपरलिंक या यूआरएल? हाइपरलिंक या यूआरएल क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरलिंक और यूआरएल क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बता दीजिए सर आंसर। ए की बी की सी? हाइपरलिंक कहते हैं। यूआरएल क्या है? सर एड्रेस है, जहां हमको जाना होता है, जो हमको खोलना होता है वो एड्रेस को हम यूआरएल कहते हैं। वेरी गुड, सबका आंसर देखिए कितना सॉलिड आ रहा है। हाइपरलिंक वही हो गया, पटना आंध्र प्रदेश क्लिक करते हैं आंध्र प्रदेश का सारा डेटा खुल जाता है, वो हाइपरलिंक है। अगला है एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। देखिए आप कभी क्या कीजिएगा सर, दो बातें हैं आप ध्यान दीजिएगा। ये जो हाइपरलिंक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये हमने हाइपरलिंक खोला,
हाइपरलिंक में यहां विकिपीडिया लिखा हुआ और ये ब्लू किया हुआ, जैसे आप इस पर कर्सर को ले जाते हैं आप देखिएगा एक हाथ का निशान बन जाता है। तो हाथ का निशान केवल और केवल हाइपरलिंक पर ही बनता है, जो हाइपरलिंक होता है उसी पर हाथ का निशान बन जाता है। और अगर ग्रामेटिकल एरर है तो ये ब्लू कलर का निशान बनता है, और अगर स्पेलिंग एरर है तो ये रेड कलर का निशान बनता है। आप ध्यान दीजिएगा सर, अगर आपको एकदम आराम से बी कंफर्टेबल, देखिए अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है न न न न न, देखिए अगर हम बात करें कि कहीं पर लिखा हुआ है पटना, कहीं पर क्या लिखा हुआ है भाई मेरे, कहीं पर लिखा हुआ है पटना। अब पटना पे जैसे हम गए तो ये हाथ का निशान बन गया, ये हाथ का हैंड का निशान बन गया जैसे वहां कर्सर लेके गए, इसका मतलब ये हाइपरलिंक है। ये क्या है सर? हाइपरलिंक है। और अगर स्पेलिंग एरर है तो रेड कलर का निशान बनता है। अगर मान लो हम गुड को GUD लिख दिए, स्पेलिंग एरर है, तो स्पेलिंग एरर है तो इस पर जो निशान बनेगा वो रेड कलर का ऐसा निशान बनेगा। और अगर ग्रामेटिकल एरर है जहां ए इंडिया नहीं होना चाहिए था, द इंडिया होना चाहिए था, तो यहां जो सर निशान बनता है वो ब्लू कलर का निशान बनता है ऐसा। तो ये जो ब्लू कलर का निशान बनेगा तो ये हो जाएगा हमारा ग्रामर एरर, ये हमारा हो जाएगा सर ग्रामर एरर, ग्रामर का एरर, एकदम आराम से समझ लीजिए, ग्रामर का एरर। और ये जो रेड कलर का बनता है इसको हम लोग कहते हैं स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर। और ये जो बनता है सर हाथ का निशान, ये जो हाथ का निशान बनता है इसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। क्या कहते हैं इसको? हाइपरलिंक। देखो पटना ये दिए, इस पर जैसे कर्सर ले गए हाथ का निशान बन गया, ऐसे हाथ का निशान बन गया तो ये हो गया हाइपरलिंक। अगर ब्लू कलर का निशान बनता है ऐसे लाइनिंग, ये हो गया ग्रामेटिकल एरर। और रेड हो गया तो समझ लो स्पेलिंग एरर। ये ब्लू और रेड में बच्चा को कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन नहीं करना है। देखिए ग्रामेटिकल एरर तो थोड़ा भास्ट हो गया तो उस पर रेड नहीं होता, लेकिन आपका स्पेलिंग खराब है तो रेड हो जाएगा। अगर आपका स्पेलिंग खराब है, स्पेलिंग तो किसी का खराब होता नहीं, अगर आपका है तो रेड हो जाएगा। और ग्रामेटिकल एरर थोड़ा स्टैंडर्ड है तो ये रेड नहीं होता, ये ब्लू होता है। ये तो बहुत एकदम डेंजरस बात कि आपका स्पेलिंग गड़बड़ हो जाता है। अब बता दीजिए सर आंसर क्या हो जाएगा, एक बार चलते हैं। देखिए ये ऐसा अगर रेड कलर का है तो स्पेलिंग एरर है, अगर ब्लू कलर का है तो ग्रामेटिकल एरर है, अगर हाथ आ जाता है तो हाइपरलिंक है। अब बता दीजिए, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बता दीजिए। व्हाट इज द आंसर? एक पॉइंट डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा। हाइपरलिंक आंसर हो जाएगा। ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा तो ग्रामेटिकल एरर में ब्लू कलर का लाइनिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं, ग्रामेटिकल एरर में ब्लू नहीं होगा। ग्रामेटिकल एरर है तो भैया नहीं, ब्लू होगा, सही है, ब्लू कलर का ऐसा लाइनिंग हो जाएगा। और स्पेलिंग एरर है तो ये ऐसा लाइनिंग हो जाएगा, किस कलर का? ये रेड कलर का हो जाएगा। और स्क्रीन टिप कुछ होता नहीं है आंसर। हाँ वेरी गुड। अगले में चलते हैं। रैम किस तरह की मेमोरी है? बता क्या हो जाएगा आंसर। रैम जो है ये किस तरह की मेमोरी है? हम एकदम तरह बताए थे, रैम जो है मुख्य मेमोरी है, उसी में मेनली सब काम होता है, बाहर भीतर मेमोरी नहीं होता है, ये होबे नहीं करता है। ये जो हार्ड ड्राइव तुम कहते हो, इंटरनल जिसको तुम कहते हो मेरे भाई, इंटरनल कहते हो या हार्ड डिस्क कहते हो, हार्ड ड्राइव कहते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा सहायक मेमोरी। और रैम जो है ये तुम्हारा मुख्य मेमोरी हो जाएगा। रैम जो है ये तुम्हारा मुख्य मेमोरी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। हाँ वेरी गुड, सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है? एक है प्रिंटर, एक है पाथ, एक है फाइल, एक है प्रिंट आउट। देखो ये इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन है, तुम ध्यान से देखना, ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें कलेक्ट है, इसको हम लोग फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल। और ये पाथ क्या है? जैसे देखो
दिस पीसी में गए, दिस पीसी के बाद हमने डॉक्यूमेंट्स खोला, तो ये हमारा पाथ हो गया कि दिस पीसी से डॉक्यूमेंट्स में गए। ये फाइल हो गया जिसमें बहुत सारे फाइल को रखा जाता है। ये हमारा प्रिंटर हो गया, ये हमारा प्रिंटर हो गया, और ये जो हमने निकाला है ये प्रिंट हो गया। अब क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि मामला क्या है। ध्यान देना, हमने कहा यहां आप देखिएगा, यहां पर दिस पीसी के बाद डॉक्यूमेंट्स खोले, डॉक्यूमेंट्स के बाद अमित कुमार खोले, तो यहां फिर लिखा जाता अमित कुमार, यहां फिर लिखा जाता अमित कुमार, दिस पीसी देन डॉक्यूमेंट्स देन अमित कुमार। तो अगर हमने सर ऐसा खोला तो यहां ये फाइल हो गया जिसमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन रहता है। ये हमारा पाथ हो गया, ये हमारा पाथ हो गया, और ये पाथ के बाद ये प्रिंटर हो गया और ये प्रिंट हो गया। अब क्वेश्चन इसमें सर देखिए बहुत सारा फाइल रहता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है, इसको हम लोग फाइल कहते हैं। अब बताइए तो सर जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन फाइल कहलाता है, दैट इज द आंसर। प्रिंट पाथ सर नहीं कहलाता है, इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है वो फाइल कहलाता है। 17 नंबर पे चलते हैं। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होते हैं, बताइए सर। बेसिक जो प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं इसमें सर हमारा इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस तीनों कौन शामिल होता है। मेनली जो हम लोग सर बेसिक प्रोसेसिंग करते हैं उसमें कौन शामिल होता है, जल्दी से बता दीजिए सर। एक इनपुट, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस और फिर आउटपुट। यहां से हम लोग इनपुट दिए, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस, फिर आउटपुट। अब बता दीजिए सर आंसर क्या हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होता है, जल्दी से बता दीजिए। 17 का आंसर इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है और फिर आउटपुट होता है, यही बेसिक है हमारा। फिर कहिएगा डाटा, डेटा इनपुट नहीं है, बेसिक नहीं है, सूचना भी बेसिक नहीं है, एप्लीकेशन भी बेसिक नहीं है, तो सर ये तो महा गड़बड़ है। अगला में चलते हैं। कहता है अगला कि निम्न में से प्रथम गणना यंत्र क्या था। ये तो आप लोग बना दीजिएगा, जल्दी बताइए तो। कैलकुलेटर की, घड़ी के, एबैकस की, डिफरेंस इंजन, क्या हो जाएगा आंसर बताइए, जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा। कैलकुलेटर की, घड़ी की, एबैकस की, डिफरेंस इंजन, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। इस सबको पता होगा गणना यंत्र जो सबसे पहला था वो था एबैकस, और एबैकस के बाद आया ये सेकंड था कैलकुलेटर। अगला यही एबैकस है। एबैकस में सर इसी के द्वारा ये जो रिंग में लगा हुआ ये छोटी छोटी गुल्लियां हैं, इसी के द्वारा हम लोग गिनती करते थे, जोड़ते थे, घटा। बचपन में नहीं देखता था 5 गो गिट्टी ले लिया, 3 गो गिट्टी हाथ में, 2 गो गिट्टी हाथ में, तब बताओ टोटल कितना गिट्टी, तो कहते थे 5 गो गिट्टी, 3 गो या 2 गो 5 गो गिट्टी। तो वैसे ही सर एबैकस में भी किया जाता था। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना एक बुनियादी कार्य है, इनपुट को स्वीकार करना ही पड़ेगा। टेक्स्ट को स्कैन करना ये एकर काम नहीं है, टेक्स्ट को प्रोसेस करना डेटा को ये एकर काम है। देखो ये टेक्स्ट को ये जो सर स्कैन करता है, ये स्कैन करने का काम स्कैनर का है, ये काम कंप्यूटर का थोड़े है। टेक्स्ट को स्कैन करने का काम किसका है, स्कैनर का है। तो अब बताइए सर जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो बताओ टेक्स्ट को स्कैन करना इसका बुनियादी कार्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला लास्ट क्वेश्चन इज आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है। देखो आकार के आधार पर जो कंप्यूटर का सर प्रकार है, कंप्यूटर को 3 प्रकार से बांटा गया है, बाय टाइप, बाय साइज और बाय पर्पस। बाय टाइप में एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड 3 प्रकार है। बाय साइज में माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर है। माइक्रो का उपयोग हम लोग घर में करते हैं, मिनी का भी घर में करते हैं, मेनफ्रेम का पर्सनल यूज के लिए ऑफिस में करते हैं, और ये जो सुपर कंप्यूटर है इसको हम लोग सर साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। ये दोनों को हम लोग घर में यूज करते हैं, कल का क्वेश्चन था। इसको हम लोग पर्सनल यूज करते हैं, ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं, और इसको जो है सर साइंटिस्ट ये लोग यूज करते हैं। ये माइक्रो और मिनी को घर में यूज करते हैं, मेन फ्रेम को हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं, और सुपर कंप्यूटर को हम लोग सर साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। और बाय पर्पस में जनरल पर्पस है और स्पेशल पर्पस है, और यानी बाय साइज में माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। अब बताइए सर आंसर क्या होगा। आकार के आधार पर कंप्यूटर का साइज, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर हो जाएगा और माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा, लेकिन ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका D4 डॉग।
कल हम सर हो सकता है कुछ बैचेस को लॉन्च करेंगे ग्रुप डी के लिए। एक और सवाल है आपका, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन है? ये तो तुम लोग बता ही सकता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होगा कि बॉल होगा कि वैक्यूम ट्यूब होगा कि ट्रांजिस्टर होगा? जल्दी बताओ। हम बोले थे VDIT, VDIT वैक्यूम ट्यूब, VDIT VDIT वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब VTIM, इट्स माय मिस्टेक, VTIM हम बोले थे तुमको। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा आंसर? VTIM। देखो एकदम रट्टा मार लो इसको, VTIM को, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर IC माइक्रो प्रोसेसर। आंसर बता दो एक बार, लास्ट में सरिया के गरमा दो सब लोग। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, बॉल, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर। व्हाट इज द आंसर? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? आंसर बताओ जल्दी से। व्हाट इज द आंसर? प्रथम पीढ़ी का V फॉर क्या? जल्दी बता आंसर। V फॉर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी का कहेगा ट्रांजिस्टर, तृतीय का IC और चौथा का माइक्रो प्रोसेसर। एक बार सर शॉर्ट रिवीजन करेंगे और फिर आप लोग सर धाई धाई चले जाएंगे। आकार के हिसाब से ऑप्टिकल नहीं है, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर है। निम्न से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा स्कैन करना सर नहीं है। सबसे पहला सर एबेकस था, दूसरा कैलकुलेटर था। बेसिक काम क्या है? यही क्वेश्चन है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। उसके बाद है सर इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। उसके बाद आते हैं रैम क्या है सर? मुख्य मेमोरी है। सहायक हो जाएगा हार्ड ड्राइव। हाथ का चिन्ह होता है, हाइपरलिंक होता है। ब्लू कलर हो जाएगा ग्रामेटिकल एरर, और स्पेलिंग एरर हो जाएगा तो रेड हो जाएगा। एक और क्लास हम कंप्यूटर का लेंगे सर कल। वेब पेज पर एक वर्ड जिस पर क्लिक करने पर डॉक्यूमेंट्स खुलता है उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। URL एड्रेस हो गया। बिजली बंद करने के बाद, दिए जाने के बाद भी स्टोरेज अपनी डेटा को रखता है, वो नॉन वोलाटाइल स्टोरेज हो जाएगा। बैकअप का मतलब हो गया सर स्रोत से अलग एक डेटा को सेव करना। कर्सर की अगर हम बात करें तो सर बैक स्पेस इसका आंसर होगा। उसके बाद सस्ता वाला जिससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हैं, वेबकैम हो जाएगा। माउस में सर आपको पता है कि दायां हो जाएगा, जो हम लोग यूज करते हैं उसमें दायां हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ओके के लिए आप करके देखिएगा। कहता है निम्न में से कौन माउस की तरह यूज करते हैं? ट्रैक बॉल हो जाएगा। कंप्यूटर के माउस के नीचे रखी प्लेट को हम माउस पैड कहते हैं। कंप्यूटर में कीबोर्ड के एरो में कितने होते हैं सर? तो 4 होते हैं। 2 प्रकार का होता है, एक ऑप्टिकल और एक मैकेनिकल, जनरल नहीं होता है। अब कहते हैं सर अगला है आपका, और सर कोशिश कीजिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखने का। आपके पास कोई उपाय अब बचा नहीं है कि आप सर उसको लगा पाए। कंप्यूटर में एरो के कितने बटन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर एक प्रकार का माउस है? तो ये हम आपको बता दिए हैं, क्या हो जाएगा आंसर। और सारे बच्चे सर खूब मन लगा के पढ़िए, एकदम बकैती कीजिएगा तो बोरा में जाइएगा। 3 नंबर, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान, विकास में कहेगा तो वॉन न्यूमैन हो जाएगा, और बाप कहेगा तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। ऑप्टिकल जब ये कह दिया सर तो मैग्नेटिक हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। अगला है आपका एक और पहला क्वेश्चन था, उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। कल लास्ट क्लास होगी आपके कंप्यूटर की। एक क्लास और हम सर कोशिश करेंगे सारे वन लाइनर्स वगैरह को एक जगह कलेक्ट करके आपकी सेवा कर दें, ताकि आपको उससे क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं जाए। हमारे पास सर आप पढ़िए नहीं पढ़िए कोई बात नहीं, लेकिन सर स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ये मेरा स्पेशल अनुरोध है आपसे। एकदम जहां दिल करता है वहां कोर्स खरीद के पढ़िए। हम अच्छा पढ़ाएंगे तो आपकी मजबूरी हम बनेंगे और आप पढ़िएगा। लेकिन सर हम कोशिश यही कहेंगे आपको, ये कीजिए कि घर पे बैठ के खूब मन लगा के पढ़ा जाए। जरा